नमस्कार। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। अक्सर होता यह है कि बड़े बड़े शानदार कैंपस, 100% प्लेसमेंट के दावों और चमचमाते ब्रोशर्स की चकाचौंध हमारा ध्यान खींच लेती है। लेकिन आज हम इन ब्रोशर्स के पार जाकर असली जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। डेटा और हालिया रिसर्च की मदद से हम ये जानेंगे कि वाकई हमारी शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आंखें खोलने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हम मुख्य रूप से कुछ हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे वर्तमान परिदृश्य और हालिया उछाल से। फिर हम उन गंभीर प्रणालीगत चुनौतियों या संकटों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में बात करेंगे उन ब्लूप्रिंट्स यानी संरचनात्मक सुधारों की जो इस पूरी व्यवस्था को सही मायनों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बुनियादी समस्या को सूचना विषमता या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहा जाता है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत महंगा मोबाइल फोन खरीद रहा है, लेकिन उसे उसकी असली फीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले के पास है। फैसला सिर्फ उस फोन के चमकते हुए डब्बे को देखकर लिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। संस्थानों के पास सारी असली जानकारी होती है, लेकिन एक विद्यार्थी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला केवल विज्ञापनों और दावों के आधार पर लेता है। और यही विषमता कमजोर संस्थानों को भी खुद को बेहतरीन बताकर बाजार में टिके रहने का मौका दे देती है। अब आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में आ रहा उछाल और प्रमुख बदलाव। इस सेक्टर में सच में एक अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिल रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत आना अब कोई दूर का सपना नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन और वुलोंगोंग विश्वविद्यालयों ने अपने कैंपस शुरू भी कर दिए हैं। तो भारत अब केवल विद्यार्थियों को विदेश भेजने वाला देश नहीं है, बल्कि वो खुद एक वैश्विक शिक्षा हब बन रहा है। और शिक्षा के इस विशाल विस्तार में जो सबसे खूबसूरत तस्वीर उभर कर आ रही है, वो है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। उच्च शिक्षा में महिलाओं का कुल नामांकन अब 48% तक पहुंच गया है। लेकिन यहां जिस बात पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है स्टेम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इसमें महिलाओं की भागीदारी 43% पर पहुंच चुकी है। सच में ये वैश्विक स्तर पर भी सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से एक है और हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे डिजिटल क्रांति शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख रही है। 5.8 करोड़ ये जनवरी 2026 तक हमारे स्वदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं SWAYAM पर होने वाले नामांकनों की अनुमानित संख्या है। मतलब शिक्षा अब सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। हम तेजी से एक फिजिकल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके हर विद्यार्थी के सीखने की गति के हिसाब से कोर्स को ढाला जा रहा है। केवल पढ़ाई का तरीका ही नहीं बदल रहा, बल्कि हमारा पूरा एकेडमिक फोकस भी बदल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में 1,43,000 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि अब विश्वविद्यालय केवल रिसर्च पेपर छापने पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वास्तविक इनोवेशन और पेटेंट हासिल करने पर जोर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर इनोवेशन हमारे घरेलू शोधकर्ताओं ने ही किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक और कमाल का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है, और वो है संज्ञानात्मक अनुकूलनशीलता, यानी दिमागी लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब है अकादमिक दीवारों को तोड़ना। पहले इंजीनियरिंग का छात्र सिर्फ मशीनें पढ़ता था, है ना? लेकिन अब वो कोडिंग के साथ साथ मनोविज्ञान या समाजशास्त्र भी पढ़ सकता है, ताकि जब वो असल दुनिया की जटिल समस्याएं सुलझाएं तो उसमें तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक समझ भी हो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र जुड़ चुके हैं, जो उन्हें पढ़ाई के दौरान अपनी सहूलियत से एंट्री और एग्जिट के रास्ते देता है। लेकिन यहां आकर हमें थोड़ा रुकना होगा और एक बहुत ही गंभीर विचार करना होगा। अगर इतने सारे नए सुधार हो रहे हैं, 1 करोड़ छात्र क्रेडिट बैंक से जुड़ रहे हैं, हमारे पेटेंट बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि 25 साल से कम उम्र के 40% युवा स्नातक आज भी बेरोजगार हैं? शिक्षा का इतना बड़ा विस्तार आखिर रोजगार में क्यों नहीं बदल पा रहा है? और इसी चुभते हुए सवाल के साथ हम अपने विश्लेषण के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, संकट या वो गंभीर चुनौतियां जो इस विस्तार के पीछे छिप गई हैं। आइए उन प्रणालीगत कमियों पर रोशनी डालते हैं। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मात्रा बनाम गुणवत्ता का विरोधाभास पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।
एक तरफ टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया रैंकिंग 2026 में 128 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, यानी संख्या में हम काफी आगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि टॉप 40 में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। मात्रा तो बहुत है, लेकिन वो वैश्विक स्तर की गुणवत्ता कहाँ है? यहां तक कि हमारे कई प्रमुख आईआईटीज ने तो इन रैंकिंग्स का ही बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके मूल्यांकन के तरीके पारदर्शी नहीं हैं। इस गिरती गुणवत्ता का एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षकों की भारी कमी। मार्च 2025 के आंकड़ों को ही देख लीजिए। प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 28% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 48% गैर शिक्षण पद रिक्त हैं। जरा सोचिए, जब स्थायी शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेहतरीन रिसर्च कैसे होगी? बहुत से संस्थान सिर्फ गेस्ट फैकल्टी या अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, और इसका सीधा असर पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बेहतरीन टैलेंट का ब्रेन ड्रेन होता है। इस संकट के कुछ ऐसे छिपे हुए बिंदु भी हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। आज नीट और जेईई जैसी अति प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के भारी दबाव के कारण लगभग 70% छात्र उच्च तनाव और चिंता का शिकार हैं। दूसरा, R&D फंडिंग की कमी। देश का अनुसंधान पर खर्च आज भी जीडीपी के मात्र 0.6 से 0.7% पर अटका है। और तीसरा बड़ा संकट है गुणवत्ता भी कमी। आज 35% से ज्यादा संस्थान निजी हैं, लेकिन उनमें से नाम मात्र के पास ही NAAC का A ग्रेड है। यही वजह है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट को सभी निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट का सख्त आदेश देना पड़ा। एक और गहरी खाई है जिसे हमें हर हाल में पाटना होगा। 32.5%। ये आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों का है जिनके पास आज भी अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है। हम डिजिटल शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि अंतिम छोर का ये डिजिटल विभाजन एक तरह का शैक्षणिक रंगभेद पैदा कर रहा है। शहरी अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को इसका पूरा फायदा मिल रहा है, जबकि ग्रामीण छात्र इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इन तमाम गहरी संरचनात्मक समस्याओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारी प्रणाली मात्र मात्रा यानी वॉल्यूम से हटकर वास्तविक मूल्य यानी वैल्यू की ओर कैसे बढ़ सकती है? आखिर हम अपने इस जनसांख्यिकीय लाभांश को कैसे बचा सकते हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे भाग में, समाधान और प्रणाली को सुधारने के आवश्यक कदम। अब हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस संरचनात्मक सुधारों या ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समाधान कैसे काम करेगा। सबसे पहला और बड़ा बदलाव हमें फंडिंग मॉडल में करना होगा। अभी हमारी व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी अनुदान और छात्रों की फीस पर निर्भर है। प्रस्तावित ब्लूप्रिंट ये कहता है कि हमें NRF के जरिए उद्यम आधारित फंडिंग की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही सिर्फ राजनिधि पर निर्भर रहने के बजाय कॉर्पोरेट CSR फंड्स और पूर्व छात्रों यानी एलुमनाई के सहयोग से एक मजबूत एंडोमेंट फंड बनाया जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आजाद हो सकेंगे। प्रशासन के स्तर पर भी कड़े सुधारों की दरकार है। हर संस्थान को एक ही चश्मे से देखने के बजाय जिनके मान्यता स्कोर अच्छे हैं उन्हें स्वायत्तता या आज़ादी मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, विश्वविद्यालय की परिषदों में इंडस्ट्री के दिग्गजों को शामिल कर सहशासन लागू करना होगा, ताकि बच्चे वो पढ़ें जो बाजार में काम आए, जिससे बेरोजगारी कम हो। इसके अलावा राष्ट्रीय संकाय विनिमय के जरिए NRI और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को वापस अकादमिक दुनिया से जोड़ा जा सकता है। और हाँ, ट्रांस डिसिप्लिनरी डिजाइन थिंकिंग को हर कोर्स का मुख्य हिस्सा बनाना भी बेहद जरूरी है। और जो डिजिटल विभाजन की बात हमने की थी, उसे हम AI के सही इस्तेमाल से हल कर सकते हैं। कैसे? इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों पर AI कॉग्निटिव ट्यूटर लगाए जाएं जो हर छात्र की जरूरत को समझें। दूसरा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके बेहतरीन ग्लोबल सामग्री का तुरंत अनुवाद किया जाए। और तीसरा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शोध को हमारी 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए, ताकि भाषा कभी भी ज्ञान हासिल करने में रुकावट ना बने। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली इस समय एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ अपार संभावनाएं और विस्तार है, तो दूसरी तरफ गुणवत्ता और संसाधनों की गंभीर कमी। चुनौती सिर्फ नए कॉलेज खोलने की नहीं है, बल्कि इस विशाल विस्तार को जमीनी पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता के साथ संतुलित करने की है। इसी के साथ आइए एक आखिरी और गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या वाकई एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है जहां सफलता का पैमाना आकर्षक मार्केटिंग और ब्रोशर न होकर वास्तविक योग्यता और असली नवाचार हो?
क्या हम इन समाधानों को लागू करके अपने युवाओं को सही दिशा दे पाएंगे? इस चर्चा में साथ जुड़ने और इस जटिल विषय को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।